चलिए वो आपको बताते हैं। एफआईआईज की लगातार बिकवाली का ट्रेंड जो है वो अब भी जारी है। कैश मार्केट में लगातार 90 दिन एफआईआईज ने बिकवाली की है। आप देखिए अप्रैल में कैश मार्केट में अब तक 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स एफआईआईज बेच चुके हैं। कल ही के आंकड़े अगर देखेंगे कैश मार्केट में 3,009 करोड़ के यहाँ पर एफआईआईज ने बिकवाली की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईज ने 2,645 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार की अगर बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स में 122 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। इंडेक्स ऑप्शंस में 620 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी एफआईआईज ने दिखाई है। तो क्लियरली वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन कैश मार्केट में एफआईआईज जो है वो बिकवाली ही किए जा रहे हैं। तो चलिए ग्लोबल मार्केट सेटअप आपने समझ लिया, साथ ही एफआईआईज डीआईज का एक्शन भी आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे मार्केट एक्सपर्ट से आपकी बातचीत कराते हैं। ओपुलेंट एडवाइजर्स के ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको जोड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। भारतीय बाजार के लिए लगातार हम देख रहे हैं 5 सेशन से कमजोरी थी, कल भी बाजार संभल नहीं पाए, कमजोरी बिकवाली का दबाव लगातार देखने को मिला है। क्या लगता है ट्रेंड अब कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी और पूजा जी। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि कल के सत्र में अगर हम देखें तो जिस हिसाब से लेटर हाफ में जो बाइंग देखने को मिली है वो इंडिकेशन है कि ट्रेंड थोड़ा मजबूत रहेगा। आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, उसके लिहाज से मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। 17,220 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर अगर सस्टेन करता है तो आप एक पुल बैक देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको आज ही के सत्र में निफ्टी एक बार 17,300 को दिखाती हुई प्रदर्शन दिखाए। तो पॉइंट जो रिमेंबर है ऊपर के 17,220 का है वो इम्पोर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस है। रही बात नीचे में 17,080 ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी एक बार 16,900-920 के भी लेवल को दिखा सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। चांसेस हैं कि आपको एक बार 17,020 का लेवल टच होता हुआ दिखे और उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होती हुई दिखे। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली थी, बट ट्रेंड ऐसा कोई नेगेटिविटी का नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें भी एक पुल बैक देखने को मिलेगा। एक 36,950 और 900 का एक दायरा रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करेगा। तो सपोर्ट इंट्राडे के लिए आज से 16,050 का रहेगा और ऊपर में जो रेजिस्टेंस रहेंगे 36,650, 36,950, ये 2 रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ जो लेवल्स हैं वो 17,340 तक के लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पर हैं, और बैंक निफ्टी में भी हल्का पुल बैक देखने की उम्मीद है। 36,650 के ऊपर अगर निकला तो फिर तेजी और दिख सकती है। 950 के लेवल्स भी यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ब्रिजेश, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि स्टॉक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन कौन से होंगे आपकी तरफ से आज के लिए? तो 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाई साइड में। पहला हम ऑटो पैक में मारुति को देखेंगे। कल के सत्र में जिस हिसाब से ओआई डेटा इंडिकेशन कर रहा है वो पॉजिटिविटी को ही दर्शा रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें आने वाले सत्र में आप इसमें और एक्टिविटी ऊपर की तरफ देखेंगे। तो 7,677 के आसपास में बंद हुआ है तो मंथली पे बाई करके चलेंगे। 7,600 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 7,850 का टारगेट रहेगा, वो 1 से 2 दिन के लिए यहाँ से बाई कॉल में रहेगा। और जो दूसरा बाई कॉल है वो ऑयल एंड गैस के सेक्टर में से है, तो उसमें हमारा जो दाव लगाने की सलाह रहेगी वो बीपीसीएल की रहेगी। जिस हिसाब से इसमें बाइंग देखने को मिली है और एक शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में एक सॉसर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जो कि एक बुलिश इंडिकेशन करता है। 390 के आसपास में बंद हुआ है तो मौजूदा पर बाई करने की सलाह रहेगी। 389 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और टारगेट जो रहेगा वो 402 का रहेगा और दोनों ही कॉल की जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 से 2 दिन का रहेगा। ऑलराइट, तो 1 से 2 दिन के लिए मारुति और बीपीसीएल काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ओवरऑल अगर सेटअप देखें भारतीय बाजारों के लिए तो कल की जो तेजी थी वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। इस तरह की रणनीति आप आज बना के चल सकते हैं और ध्यान रखिए आज वीकली एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, तो स्टॉप लॉस के साथ जरूर आज कारोबार करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डालते हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज की तरफ से जो हमें कॉल्स मिल रहे हैं उसमें भारती एयरटेल है, इनका पहला कॉल खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 720 का और 775 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है केमिकल स्टॉक गुजरात एल्कलीज, यहाँ पर खरीदारी करने की राय
910 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आज के लिए देख रहे हैं 1040 का। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी बात कर रहे हैं और सिलेक्टेड पॉकेट्स पे भी अगर देख रहे हैं तो हर जगह से आज खरीदारी करने की ही राय निकल कर आ रही है। तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपकी स्क्रीन पर। अब आगे बढ़ते हैं और नतीजों पर भी फोकस करते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कौन कौन सी खबरें आई हैं, इस पर बात कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अर्निंग्स के बारे में बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम रिजल्ट्स आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो आपके कैश बाज़ार से मेन अर्निंग्स आए थे। तो सबसे पहले टाटा एल्क्सी का नंबर के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे जो है डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। आय में देख सकते हैं लगभग 7% का तिमाही दर तिमाही पे ग्रोथ दिखा है और इवन पैट और एबिट में भी जो है 4 से लेकर 6% तक उछाल देखने मिला। हालांकि मार्जिन्स में ज़रूर आप देख सकते हैं 90 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने मिला है। ऑलमोस्ट 30.1% आए। लेकिन अगर आप मिड कैप कंपनीज़ देखें, एलटीआई, इन्फोटेक, माइंडट्री, तो उनसे जो एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस जो टाटा एल्क्सी दी है, एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में जो थोड़े मिले जुले नतीजे आए। हाँ, कि आपके जो रेवेन्यू ऑपरेशंस है वहाँ पे 21% का ग्रोथ हुआ है। ऑफ कोर्स रिटेल पार्टिसिपेशन में भी ग्रोथ आया तो उसके कारण। लेकिन जो पैट है यहाँ पे सिर्फ 3% का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है लगभग 70% भाग गया है आपके वेरिएबल कॉस्ट और एनुअल इंक्रीमेंट के कारण। तो मिले जुले नतीजे आए हैं आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। वहीं पे अगर कंपेयर करें तो एंजल वन के भी नतीजे आए और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं। आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 64% का ग्रोथ देखने मिला और प्रॉफिट में देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 101% प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे ऑपरेशनल आंकड़े भी बहुत अच्छे आए हैं। तो ये स्टॉक पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आज दिन के ट्रेड में एंजल वन पे। और आखिर में बात करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के। यहाँ पे मिले जुले नतीजे आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू में तो लगभग 10% का ग्रोथ हुआ ही है, लेकिन जो पैट है वहाँ पे 5.5% का जो है डाउनटिक देखने मिला। याद रखिए आपके ऑपरेशनल आंकड़े भी प्रेशर में आए हैं, क्योंकि आपके जो कॉस्टिंग है, इनपुट कॉस्ट है, उनमें बढ़ोतरी देखने मिली और प्राइसिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं एक मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स कैश बाजार से आ रहे हैं। लेकिन एंजल वन जो अर्निंग्स है आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो कैश मार्केट सेगमेंट से काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं। टाटा एल्क्सी के नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो उसका एक रिएक्शन यहाँ पर स्टॉक में आज के दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के मिले जुले नंबर्स देखने को मिले। शरद, इसके अलावा ये भी बताइए कि खबरों के लिहाज से कौन कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे? आज सबसे पहले तो फोकस पे रहेंगे एलेंबिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा। अब ये दोनों स्टॉक जो हैं आपके वायदे बाज़ार से जो है एग्ज़िट कर रहे हैं और आप जो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अभी अवेलेबल होंगे, लेकिन जुलाई 1 से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक ब्लॉक डील होने वाली है आज, जहाँ पे ग्लैंड फार्मा में निको मशीनरी करके इन्वेस्टर है, वो लगभग 24 लाख शेयर्स बेचेंगे, जो ऑलमोस्ट 1.5% स्टेक पे रहेगा। अब जो फ्लोर प्राइस है लगभग 3118 रुपीज़ का, और वो 5% डिस्काउंट पे चल रहा है। अब फोकस करेंगे टाटा स्टील पे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है कि अब कंपनी जो है रशिया के साथ जो है बिज़नेस नहीं करेगी। हालांकि पहले वो सिर्फ इंपोर्ट करते थे आपके कोल स्टील मेकिंग के लिए और एक छोटी जो कह सकते हैं पोर्शन बिजनेस के लिए था, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है देखा जाए तो। डॉक्टर रेड्डीज़ भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे यूएस की जो नॉक्साफिल दवा है उस दवा की लॉन्च कर दी गई है यूएस मार्केट्स में, तो डॉक्टर रेड्डीज़ फोकस में रहेगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस इसलिए आज मैं फिर से पिकअप किया हूँ इस लिस्ट में, बिकॉज आपका जो अपॉइंटमेंट है तुषार जो मिस्ट्री हैं, वो जो है अब CEO बनने वाले हैं 1 जून से। अब ये जो शख्सियत हैं ये करेंटली सीक्वेंट साइंटिफिक की CFO हैं और पिछले 17 साल से जो है वॉकहार्ड में भी बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। और याद रखिए सीक्वेंट साइंटिफिक में प्राइवेट प्लेयर्स घुसे थे, तो वो पूरे इंस्ट्रूमेंटल थे इस प्रोसेस पे। तो ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट कर सकता है स्टॉक को रिजल्ट्स के अलावा। नायका में भी आवेदा के साथ पार्टनरशिप किया है। यहाँ पे जो प्रेस्टीज सैलून्स होती है, जो आपके प्रीमियम सैलून्स होती है, उनके साथ करार किया है। RBL बैंक में जो अब कह रहे थे कि MD और CEO जो है अभी फुल टाइम अपॉइंटेड नहीं हुए, तो यहाँ पे बैंक ने कहा है कि उन्होंने फाइनलाइज कर दी है नाम आपके MD और CEO के लिए, और ये जो है अप्रूवल जो RBI को भी दे दिया। तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में मैं बात करूँगा पारस डिफेंस स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइज की, और ये सारे स्टॉक्स इसलिए लिए हैं फोकस में क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो है पहली लिस्ट जारी कर दी है आपके 14 बेनिफिशियरीज़ का जो PLI स्कीम होने वाले है, जहाँ पे ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स दोनों बनने वाले हैं। हालांकि ये स्कीम का बेनिफिट लगभग 120 करोड़ का है, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट है और ये स्टॉक्स में आज रिएक्शन देखने मिल सकता है।
ओके, थैंक यू शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फार्मा स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज। स्ट्राइड्स फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, ये वायदा बाजार से बाहर होंगे। 1 जुलाई से बदलाव लागू होंगे, तो इन पर नजर रखिए। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा पर फोकस रहेगा। टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, नया सीईओ का नियुक्ति हुई है, उसके चलते आज ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज पर भी इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नायका, आरबीएल बैंक और आज तमाम जो ड्रोन पीएलआई स्कीम से जुड़ी कंपनी है, पास डिफेंस, जेनटेक, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि आज फोकस में रह सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ है? गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली से आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 3,253 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। पहले का उनका टारगेट प्राइस था 2,926 रुपीज़ पर शेयर पर। सो काफ़ी अच्छा खासा अपग्रेड दिख रहा है इस स्टॉक पर। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है एनर्जी ट्रांजिशन पर, और उसी कारण उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। दूसरी रिपोर्ट सीएलएसए से आई है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स पर। उन्होंने हैवेल्स पर अपनी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1430 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने वोल्टास को सेल की रेटिंग दी है, टारगेट कर दिया है 1075 रुपीज़ पर शेयर का। और क्रॉम्पटन और टीटी के प्रेस्टीज पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स जो उनके कवरेज में है, सब अपनी 5 ईयर एवरेज वैल्यूएशन से कम पर ट्रेड कर रहे हैं और सस्ते में मिल रहे हैं। इसी कारण उन्होंने ये राय दी है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स पर। सीएलएसए की और एक रिपोर्ट आई है सोना बीएलडब्ल्यू पर, जहां उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 490 रुपीज़ पर शेयर का। सोना बीएलडब्ल्यू ने 1-2 दिन पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की थी, और सीएलएसए का ऐसा मानना है कि इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के कारण उनके ईवी सेल्स बढ़ सकते हैं, और इसी कारण उन्होंने ये राय दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर भी सीएलएसए ने नोट निकाला है। उन्होंने आउट परफॉर्म का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दी है 720 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि मार्केट शेयर लॉस के कारण ब्रोकरेज रेवेन्यू 5% से डिक्लाइन हुआ था इस क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन कंपनी ने एक बड़ा केपेक्स अनाउंस किया है, और इसी कारण उन्होंने टारगेट प्राइस कम कर 720 रुपीज़ पर शेयर कर दी है। टाटा एलेक्सी के नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, और उसी के चलते जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 4700 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि रेवेन्यूज़ अच्छे थे, लेकिन मार्जिन्स में हमने एक बड़ा मिस देखा। एबिटा मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 85 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुए, और मार्जिन पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी FY23 पर, उसी पे आगे का आउटलुक निर्भर रहेगा। और लास्ट में जेबी केमिकल्स की एक रिपोर्ट आई है। क्रेडिट स्यूज ने एक रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है। टारगेट प्राइस दिया है 2020 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि एक फास्ट ग्रोइंग और हाई ROCE कंपनी है। उन्होंने टारगेट 2020 रुपीज़ का दिया है, और पीयर्स से उनकी ROCE और अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है। कंसोलिडेटेड एबिटा उनके हिसाब से नेक्स्ट 5 ईयर्स में डबल हो सकता है, और उसी कारण उन्होंने ये टारगेट दिया है। ऑलराइट आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जेबी केमिकल्स पर कवरेज शुरू की है 2020 के लक्ष्य के साथ, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, टाटा एलेक्सी पर नतीजों के चलते यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं। सोना बीएलडब्ल्यू और रिलायंस, ये तमाम कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। कल के सेशन में हमने देखा था कि रिलायंस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, टॉप परफॉर्मर था, और उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। 3253 के लेवल्स मॉर्गन स्टैनली देख रही है रिलायंस में, तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। चलिए, अब ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का ट्रेड लें ये भी समझ लेते हैं। और कोटक सिक्योरिटी से रविंद्र राव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ET नाउ स्वदेश को। सबसे पहले तो एक एक करके बात करते हैं। सोने चांदी पर आपका व्यू पहले तो जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वापस से एक तेजी लौटी है, और कॉमिक्स पर $1960 के भाव के करीब जो भाव है सोने का वो पहुंच चुका है। तो सोने चांदी की बात करें तो प्रेफर्ड पिक आपकी कौन सी लग रही है? गुड मॉर्निंग। यस, कल के गिरावट के बाद हमने एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखी है, बट अभी भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अभी भी गोल्ड का मार्केट जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, क्योंकि
डॉलर इंडेक्स और यील्ड जो है वो स्टेबल है, लेकिन एक चीज हमें देखनी होगी कि डॉलर इंडेक्स एक रेजिस्टेंस के पास में है, 101 का रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाता है तो फिर डॉलर इंडेक्स में हम 103 तक के लेवल्स देख सकते हैं, विच विल बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर गोल्ड। लेकिन कुछ दिनों से हमने ये भी देखा है कि गोल्ड और डॉलर इंडेक्स एंड यील्ड्स में कोई कोरिलेशन नहीं चल रहा है, इट इज गोइंग टुगेदर। सिर्फ कल और परसों के सेशन में हमने गोल्ड के प्राइसेस को नीचे आते हुए देखे हैं, क्योंकि फेड थोड़ा सा ज्यादा हॉकिश हुआ है। और अगर हम जो फेड फंड कर्व है अगर उसे भी देखें तो दैट आल्सो शोज दैट इंटरेस्ट रेट थोड़े से एग्रेसिवली बढ़ सकते हैं, और उसी वजह से गोल्ड में हमने एक फॉल देखा था। बट अगेन मेरे हिसाब से ये जो भी फॉल है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में। हमें लगता है कि इमीडिएटली 52,800 52,850 तक के प्राइजेस हम गोल्ड में देख सकते हैं। तो हमारी डिप में बाइंग की खरीदारी रहेगी गोल्ड में। इवन सिल्वर में भी हमारे हिसाब से फिर से एक बार हम 69,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो सिल्वर में इट इज अगेन अ ब्रॉड रेंज। ऊपर के अगर लेवल्स देखें तो 70,000 71,000 का एक कैप है, और फ्लोर इसका अराउंड 66,500 का है। तो इसी रेंज में ये काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है, तो इसका डायरेक्शनल मूव के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इसका एक ब्रेकआउट के लिए। अदरवाइज आई थिंक अगर कभी भी शार्प डिप आता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इवन सिल्वर में हमें लगता है कि 69,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। ओके, तो कोई भी गिरावट यहाँ पर दिखती है तो वहाँ पर खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। गोल्ड में 52,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र, इसके बाद क्रूड पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या ये भी रेंज में ही रहेगा और रेंज को ही प्ले आउट करना चाहिए? वेल, क्रूड में हमने पिछले कुछ दिनों में एक शार्प अप मूव देखा था। प्राइसेस 8,300 8,350 के आसपास जाके वहां से हमने एक रिवर्सल देखा है क्रूड में। अगेन क्रूड में भी थोड़े से मिक्स फैक्टर्स है। चाइना को लेके थोड़ी सी वरीज है, चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते डिमांड को लेके वरीज है, सप्लाई टाइटनेस है, प्लस रशिया यूक्रेन को लेके भी वरीज अभी भी कंटिन्यूड है, तो वो क्रूड को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम ऊपर के लेवल पे क्रूड में एक सेलिंग देख रहे हैं। कल के इन्वेंट्री डेटा भी देखे तो उसमें क्रूड के इन्वेंट्री ऑलमोस्ट जनवरी 2021 में इतना जो डिक्लाइन है उसके बाद फर्स्ट टाइम आया है, तो दैट इज स्लाइटली सपोर्टिंग क्रूड प्राइसेस। और पॉसिबिलिटी है कि क्रूड में हम 7,950 से लेके 8,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो हमारे हिसाब से क्रूड में भी 7,700 का अगर डिप आता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 7,600 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे चला जाता है तो फिर इट माइट हिट 7,400 450। तो मेरे हिसाब से नीचे से कल अच्छी रिकवरी आई है, और हमें लग रहा है कि ये रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है आज के सेशन में भी, और हम 100 से 200 रुपए अप मूव क्रूड में देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये व्यू है कच्चे तेल पर। इसके अलावा बेस मेटल में आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी होगी? बेस मेटल्स में अगेन आई वुड टेक कॉपर एज अ प्रेफर्ड पिक, क्योंकि कॉपर में भी एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। और जब भी कॉपर हमने देखा है कि 814 815 के लेवल आते हैं तो वहां से एक रिवर्सल आती है। कॉपर में भी सप्लाई टाइटनेस है, पेरू में प्रोटेस्ट चल रहा है और चिले में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस वजह से जो माइन आउटपुट है उसके घटने की संभावना है, तो उस वजह से भी कॉपर को एक सपोर्ट मिल सकता है। और हमें लग रहा है कि कॉपर में फिर से एक बार 826 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो इसमें एक जो मेजर सपोर्ट है वो 809 808 के आसपास है, तो उसके आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और अपसाइड 826 तक का ले सकते हैं। ऑलराइट, तो कॉपर यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। 826 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए, तो ये तो था कमोडिटी मार्केट में एक्शन।